नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पिछली कांग्रेस राज के समय बनाए गए 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म कर दिया है। राजस्व विभाग ने जिले और संभागों की सीमाओं में बदलाव का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। भजनलाल कैबिनेट ने शनिवार को ही गहलोत राज के जिले और संभाग खत्म करने का फैसला किया था। 31 दिसंबर तक जिले, तहसील, उपखंडों की सीमाओं को बदलने की छूट के कारण ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके बाद जनगणना की रोक है। 12 जिलों की सीमाओं में बदलाव हुआ है। राजस्थान में 50 जिले थे, अब 41 जिले ही रह गए हैं। 10 संभाग की जगह 7 संभाग रह गए हैं। इसी पर सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस ने जिलों को खत्म करने पर कड़ा विरोध जताया है। सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई है। कई जिले और संभाग खत्म होने पर लोगों में भी नाराजगी के सुर दिखाई दे रहे हैं। अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, भीलवाड़ा के शाहपुरा में जमकर विरोध हुआ तो कई जगह जश्न का माहौल भी है। बीजेपी का आरोप है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा के चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ और वोट बैंक उठाने के लिए कई ऐसे नए जिले बना दिए थे जो गैर जरूरी थे, जिसका कांग्रेस को भी कोई फायदा चुनावों में हुआ नहीं। जबकि कांग्रेस ने आरोप ये लगाया कि बीजेपी विकास की विरोधी है। पिछली कांग्रेस सरकार ने जिले बनाए, इसलिए राजनीति के चलते उन्हें खत्म किया गया। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा है कि हमारे बनाए जिले और संभाग गलत थे, तो बीजेपी सरकार को सत्ता में आते ही पहला काम उन्हें रद्द करने का करना चाहिए था। 1 साल क्यों लगा दिया? जिस अधिकारी ने रिपोर्ट बनाकर सौंपी उसने तो बीजेपी ज्वाइन ही कर ली है, इसलिए उससे ये काम बीजेपी की ओर से करवाया गया। दूसरी ओर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रहार किया और कहा, 1 तारीख से कांग्रेस इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान पर आज सबसे बड़े मुद्दे में चर्चा इसी पर होगी। उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 7 सीटों के उपचुनाव में से 5 सीटों पर मिली जीत से आत्मविश्वास से लबरेज भजनलाल सरकार ने जिलों और संभागों को लेकर चल रहे मंथन पर आखिरकार बड़ा और कड़ा फैसला कर ही लिया। लेकिन अब सवाल है कि इस फैसले के मायने क्या है? क्या बीजेपी को इस फैसले से नुकसान होगा? क्या बीजेपी ने कांग्रेस को बजट सत्र से पहले बड़ा मुद्दा दे दिया? दरअसल सब जानते हैं कि राजस्थान में 9 जिले और 3 संभाग निरस्त करने का यह फैसला भजनलाल सरकार के लिए आसान नहीं था। लेकिन इस फैसले के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और कड़े फैसले लेने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। ये जिले खत्म हो गए। दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर जिला खत्म किए गए। बालोतरा, खेरथल, तिजारा, ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन, फलौदी, सलूंबर 17 जिलों में से ये जिले बने रहेंगे। भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले। सीकर, पाली, बांसवाड़ा संभाग खत्म किया गया। अब प्रदेश में सिर्फ 7 संभाग होंगे। राजस्थान में अब 41 जिले होंगे। 9 जिलों को खत्म किया गया। 33 से बढ़कर 50 जिले किए गए थे। पिछली सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा। ये अलग बात है कि राजस्थान में बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि इस फैसले के जरिए उन्होंने बजट सत्र से पहले कांग्रेस को एक बड़ा मौका दे दिया है। लेकिन बीजेपी के थिंक टैंक ने कांग्रेस की इस चुनौती से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। यही कारण है कि कैबिनेट में लिए गए इस फैसले के बाद तुरंत मंत्रियों की बड़ी फौज कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए मैदान में उतर गई है। सरकार के पास दलील है कि 9 जिलों और 3 संभाग को निरस्त करने का फैसला ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट और मंत्रिमंडल समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया है। जिलों के पुनर्गठन का जो विषय था वो आज इस समय मंत्रिमंडल समिति ने, हमारे मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि नवीन जो जिले बने थे वो नहीं रहेंगे और जो 3 नए संभाग बने थे वो नहीं रहेंगे। यानी हर पहलू पर अच्छे से विचार किया गया, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले की अपने अपने तरीके से समीक्षा और आलोचना भी हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस फैसले के जरिए कांग्रेस के मजबूत गढ़ कहे जाने वाले शेखावटी को निशाना बनाया, तो वहीं पूर्वी राजस्थान पर विशेष मेहरबानी जाहिर की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ से आते हैं। सीकर से संभाग का दर्जा वापस लेने के साथ नीम का थाना से जिले का दर्जा भी छीन लिया गया।
इसी तरह से बीजेपी आदिवासी बेल्ट में बेहद कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बांसवाड़ा से संभाग का दर्जा छीनना भी कम साहसिक फैसला नहीं था। बिना सोचे समझे ही करना था, कभी कर सकते थे, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश है राजस्थान। दूरियां बहुत दूर दूर हैं और उसके बावजूद भी जिले बनाए गए सोच समझ के बनाए गए। 3 संभाग बनाए गए। प्रशासनिक इकाई अगर छोटी होगी तो ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी। 3 संभाग और 9 जिले समाप्त करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत निर्णय ये सरकार आगे भी क्या लेगी, और आज तक की किसी भी सरकार ने ऐसा गलत निर्णय नहीं लिया। हम लोग जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के इनके इस अलोकतांत्रिक, विवेकहीन और पर्ची से लिए गए निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो हम माननीय न्यायालय की शरण भी लेंगे। वहीं जिला बनाने की घोषणा से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता रघु शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीएम आवास पहुंचे थे और जिला बनने की सूची में केकड़ी का नाम शामिल हो गया था। ये तो अलग बात है कि दूदू की तरह कांग्रेस को केकड़ी में भी जिला बनाने का लाभ नहीं मिल पाया था और उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी आखिरी बजट में 17 जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की थी। बाद में नागरिकों की मांग पर 3 जिले और भी बनाए गए थे, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था। कांग्रेस को जिले बनाने से राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये माना गया कि बिना किसी तैयारी के सही मापदंडों के जिले रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए। अभी फैसला क्यों हुआ? फिलहाल राजस्थान में कोई बड़े चुनाव नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी 4 साल का वक्त है। पंचायत और निकाय चुनाव में चुनौती रहेगी। बीजेपी मान रही है कि इससे नुकसान नहीं होगा। जिले बनाने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हुआ था, उसी तरह से जिले खत्म करने से कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल सबसे पहली और बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाले बजट सत्र में फ्लोर मैनेजमेंट की है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। जनवरी में पहले सड़क पर और उसके बाद फिर सदन में बीजेपी की इस मुद्दे पर कड़ी परीक्षा होने वाली है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से संवाददाता सुशांत पारी की रिपोर्ट। तो ये मुद्दा राजनीतिक तो पहले से ही था ही और अब सरकार का हालांकि इस पर अपना पक्ष है, लेकिन इसको हमेशा से राजनीति से ही जोड़ करके देखा जाता रहा। जब कांग्रेस ने नए जिले बनाए तब भी और अब जब बीजेपी ने उन्हें खत्म कर दिया है तब भी। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक के नाते से इस चर्चा में रमेश ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल खंडेलवाल जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश कसेरा साहब जुड़ रहे हैं। तीनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में आगे जुड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अटल खंडेलवाल से शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। बीजेपी ने आखिरकार ये फैसला ले लिया है। अटल जी, आप लोग कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा की मजबूत इच्छा शक्ति को भी ये फैसला दर्शाता है, लेकिन विरोध के सुर भी आने सुनाई देने लगे हैं और बड़ी बात यह कि आम जनमानस भी इसका कई जगहों पर विरोध कर रहा है। राहुल जी, एक नेता का ये रुख होना चाहिए कि कोई भी जो फैसले ले वो जनता के लिए, जनता के हित में हो और जनता को लाभ होना चाहिए, सर्विस डिलीवरी बढ़िया होनी चाहिए। जब ये फैसले लिए गए जिले बनाने के, तब आपको पता है गहलोत साहब की कंडीशंस किस तरह की थी और उनका स्टेटमेंट्स भी आप देखो तो वो जाके जनता के बीच में ये कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, आप मांगो कितने, कहाँ जिले बनाने। ये जिले बनाना रेवड़ियों की जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कभी देखा क्या आपने? ये केवल उनकी जो राजनीतिक जो उस वक्त लोलुपता थी और जो हार का डर सता रहा था, उसके कारण उन्होंने ये सब किया। बाकी अगर इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति थी तो पहले साल आते और जिलों की घोषणा करते और उसका जो बजट एलोकेशन होता है, जो अनुभवी स्टाफ चाहिए होता है, ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, वो और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करते हैं ना 5 साल में। तब कांग्रेस तो भी यही कह रही है अटल जी, कांग्रेस कह रही है कि अगर आप लोगों के लिए ये क्लियर था कि ये फैसला गलत हुआ है तो आपको भी अपने पहले साल में आते ही इन जिलों को खत्म करने का ही पहला कदम उठाना था। राहुल जी देखिए, ऐसे समझने की कोशिश करिए कि हमने बहुत ही तरीके से, कहीं कोई त्रुटि ना रहे,
इस बात के लिए एक कमेटी का निर्णय, ललित के पवार एक कमेटी बनाई और उसमें ये कि कितने रखने हैं। हमने, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए कि कितने इनके ठीक तरीके से वो जो राम लुभाया जी है उन्होंने काम किया, उनमें कितने रखने हैं और कितने का बजट रेवेन्यू है, कौन बनने लायक है, ज्योग्राफी में कौन फिट बैठ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां पर संभावनाएं हैं, और डिस्टेंस का इशू है, पॉपुलेशन का है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इन सब के आधार पर जिला निर्धारित होता है कि सर्विस डिलीवरी लोगों को प्रॉपर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, लोगों का दुख क्या होगा, तहसील कौन सी होगी, उपखंड कौन सा होगा, गांव कौन से होंगे, ये सब निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि पहले जिला को घोषणा कर दो और उसके बाद में उसकी बाउंड्रीज तय हो। पहले क्या अचानक से राम लुभाया जी तो बाहर विदेश में थे, इन्होंने जिलों की घोषणा कर दी, उन्होंने काम तो 7 पे किया था, उन 17 जिलों की घोषणा कर दी, संभाग की घोषणा कर दी। ये तरीका ठीक नहीं है। और देखिए, जहां तक है, हम भी चाहते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो दिखाई रहे और उनका सही समय पर ये निर्णय लेना उचित ही है, क्योंकि आपको लोगों के लिए काम करना है। और इसी दृढ़ इच्छा के साथ जो ये बता रहे हैं कि हम यो सड़क पे जाएंगे, ये इनके तो हर बात पे, ये तो सड़कों पे ही है और करते क्या है ये, या तो सपने में आकर के कुछ भी मोबाइल बांट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रेवेन्यू कितना आएगा, कहां से आएगा? 5,89,000 करोड़ का कर्ज छोड़ के गए हैं ये हमारे लिए। ऐसे नहीं होता। राजस्थान को विकसित, आप ये देखिए कि राजस्थान विकसित स्टेट बने, 350 बिलियन का ठीक है, हमारा ठीक है अटल जी, इस पर आगे बात करेंगे कि क्या जिलों को खत्म करना विकास की धारा को तेज करेगा या फिर कुछ जिले बना देने से विकास बढ़िया हो सकता है। इस पर आगे बात करेंगे चर्चा में। रमेश ठाकुर जी के पास चलते हैं। रमेश जी, राजनीति किस तरीके से प्रभावित अब इस फैसले के बाद होगी प्रदेश में? देखिए राहुल जी, इसके 2-3 पहलू हैं। दोनों पहलुओं पे हमें नजर डालनी पड़ेगी। पहला तो ये है, अगर सामाजिक दृष्टि से अगर आप देखो, जनता की दृष्टि से देखो, तो ये बतलाता है, क्या जनता की ये मांग उठी थी कहीं से कि नहीं, जो गहलोत सरकार ने इतने सारे जिले बना दिए थे उससे हमें नुकसान हो रहे थे, हमें विकास और जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो हमारे तक नहीं पहुंच रही थी। इस तरीके की कोई आवाज नहीं उठ रही थी। और वो कहते ना कि जब एक बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है तो साल भर तैयारी करता है, जब परीक्षा देता है तो उसका मूल्यांकन निकल के सामने आ जाता है कि उसकी पढ़ाई किस लेवल की थी। ये महीने लगभग 18-19 महीने हो गए इस पूरे फैसले को, जब ये नए जिले बनाए गए थे। तब से लेके अब तक क्या सरकार की कोई कमेटी बनी थी? क्या कोई ऐसी चीजें निकल के आई थी जिन्होंने ये एनालिसिस करा हो कि नहीं, इससे तो बहुत नुकसान हो रहा है, सरकार का रेवेन्यू इससे खत्म हो रहा है, अधिकारी ज्यादा लगाए जा रहे हैं और बड़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। इस तरह की भी कोई समीक्षा रिपोर्ट सरकार की तरफ से पेश नहीं हुई, जबकि होनी चाहिए थी। अगर ये बिंदुवार तरीके से, इस तरीके से रिपोर्ट अगर पेश होते और जनता के और पब्लिक डोमेन में जाके एक बता दे कि देखिए इससे ये नुकसान हो रहा था, तभी हमने पूर्व की वर्ती जो सरकार थी उनके फैसले को हमने पलट दिया। ये नहीं हो पाया। अब इसके उलट क्या हो रहा है? दूसरा पहलू ये है, अब हम देखते हैं कि सरकारी जो पहलू आ जाता है वो इसमें यहाँ सीधा सीधा दिखाता है कि इसमें राजनीतिक लाभ लेने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो जनता आवाज नहीं उठाती और जनता विरोध नहीं करती। जनता विरोध कर रही है, उनको लगता है, जैसे भी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि छोटी छोटी जब चीजें बनती हैं, अब उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड क्यों अलग करा गया था, बिहार से अलग झारखंड क्यों करा गया था? सिर्फ यही दृष्टि तो रही होगी कि नहीं, छोटा स्टेट होएगा, विकास ज्यादा होएगा और मैनेज कर लिया जाएगा। और यही मुझे लग रहा उस समय की जो दिमाग में बात पिछली सरकार की आई होगी कि 41 जिले से अगर हम 50 जिले करेंगे और 50 जिलों में अलग अलग डीएम होंगे, एसपी होंगे, अधिकारी होंगे और जनता को अच्छी तरीके से सुन लेंगे और जितनी भी योजना है सही तरीके से लागू कर लेंगे, तो ये दृष्टि रही होगी। लेकिन अब क्या है, इसमें जो चीजें निकल के आ रही, जैसे बांसवाड़ा बड़ा एक संभाग होता था उसको फिर एक जोड़ दिया गया। वहां पे क्या था, भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं ऐसे लगता था ग्रामीण जो क्षेत्र था वहां पे उनकी पकड़ कमजोर थी। अब इसमें क्या होगा, जब एक मंच पे जब आ जाएंगे तो उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी, इनकी अपनी तरफ ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा भी उनकी सोच रही होगी। लेकिन जब कुल मिला के अगर तुलनात्मक आप चीजों को अगर देखो
तो इससे नुकसान बहुत होता है, सरकार का बड़ा नुकसान होता है, आपका रेवेन्यू बड़ा खर्च होता है, आपका जो एक खजाना होता है वो भी खत्म होता है। क्योंकि किसी को जिला बनाना, कागजी कार्रवाई करना, उस सिस्टम को पूरा चेंज करना, इसमें जो 18 महीने पहले जब किया गया था उसको फिर रिफॉर्म आप करोगे, तो मुझे लग रहा है इसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी, बड़ी मुश्किलात आएंगी। क्योंकि ऐसा ना करके आगे की आप चीजें करो। लेकिन क्योंकि सरकार यही जनता ने कह रही है आपको कि वो बड़ी कह रहे हैं कि भाई किस तरीके से बजट कैसे इसका नियंत्रित किया जाएगा, कहाँ से लाया जाएगा जब तमाम नए ज़िले बनते हैं। तो इधर अब रमेश जी कह रहे हैं कि भाई जब वापस से आप किसी चीज़ को परिवर्तित करोगे तो ये पैसा आपका फिर खामोखा इसमें लगने वाला है। तो पैसों की बर्बादी कहीं ना कहीं ज़रूर इसमें दिखाई दे रही है। बर्बादी उसको कहें या फिर ये कहें कि एक ऐसा उपयोग पैसों का हो रहा है जो शायद किसी और अन्य जगहों पर बेहतर लग सकता था, लेकिन जब फैसला परिवर्तित होता है तो फिर कैपिटल तो उसमें लगना तय हो ही जाता है। राजेश कसेरा साहब, इस खबर में खबर क्या है? एक पत्रकारों की दृष्टि से अगर आप देखें, वरिष्ठ पत्रकार के नाते से राजेश कसेरा साहब पैनल पर हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि ये जो खबर है कि भाई इसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिले खत्म कर दिए, अब इस खबर की खबर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं किस तरीके से ये खबरों को प्रभावित करेगी। बिल्कुल राहुल, ये वास्तव में बड़ा चौंकाने वाला फैसला रहा, क्योंकि आप तौर पर हम देखते हैं कि ज्यादातर जब भी जिलों का कोई गठन होता है या स्टेट का कोई गठन होता है तो उसमें सबसे बड़ी अगर कोई हम चीज देखते हैं तो पॉलिटिकल विश होती है। किस तरह से सियासत को इफेक्ट करती है वो हमें इन दोनों ही फैसलों के अंदर नजर आया कि गहलोत सरकार जाते जाते अपने मार्च का जो लास्ट बजट था उसके अंदर अचानक उन्होंने 17 जिलों को गठन कर दिया, और बाद में एक साल बाद जब पूरे सोच विचार मंथन के बाद जो भजनलाल सरकार है उन्होंने 9 जिलों को कम कर दिया। अब इन कम घटाने बढ़ाने से किसका फायदा है किसका नुकसान है ये तो स्पष्ट तौर पर हमें नजर आ रहा है कि इसके पीछे पूरी तरह से सियासत है। जब आप बचे हुए जिलों को यानी आप 7 जिलों को यदि आप 8 जिलों को सस्टेन कर सकते हैं तो बचे हुए जो जिले आपने रद्द किए 9 उनको भी सस्टेन कर सकते थे। क्योंकि आप मानकर चलिए कि आप जितने ज्यादा क्षेत्रों को आप बढ़ाएंगे, अपने दायरे को आप बढ़ाएंगे, उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम फायदा अगर किसी को होगा तो वहां के नागरिकों को होगा। आप वहां पर सुविधा जनरेट कीजिए, कैसे आप रेवेन्यू वहां से ले सकते हैं और कैसे उस रेवेन्यू को उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर खर्च कर सकते हैं, इसके सारा सोच विचार और मंथन तो सरकार को करना होगा। आप देखिए कि एक साल वहां की जनता ने अपने आप को महसूस कर लिया था कि हम एक अलग से जिले के नागरिक के और हमारे जिले के अंदर सुविधाएं और संसाधन बढ़ेंगे। ये सारी चीजें उन्होंने मैच कर ली थी। अब अचानक उनको मालूम पड़ता है कि आप तो अब वो जिला आपके पास है रहा ही नहीं, तो फिर से उनकी जो भाग दौड़ है, फिर से उनका जो सारा आचरण और रवैया है वो पुराने जो जिले हैं और संभाग है उसके तहत ढल जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल राहुल आपको देना चाहूंगा। हम कुशलगढ़ की बात करते हैं, बांसवाड़ा जिले में। अगर कुशलगढ़ को हम उदयपुर संभाग मुख्यालय से देखें तो तकरीबन 270 से 275 किलोमीटर दूर वो क्षेत्र है जो आदिवासी बेल्ट है। तो सरकार की दिशा और सोच इस तरफ होना चाहिए कि यदि ज्यादा से ज्यादा जिले होंगे तो ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क सरकार का बड़ा होगा, सिस्टम का बड़ा होगा। तो आपको आगे पीछे तो ये काम करना ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि 1982 के बाद से लेके और 2024 तक को हम देखें तो लास्ट जिला 2008 में प्रतापगढ़ बना। उसके बाद जो वो जिले हैं और इतने साल हमने निकाल दिए, उन जिलों की स्थिति आज क्या है, चाहे वो धौलपुर हो, करौली हो, राजसमंद हो, प्रतापगढ़ हो, वहां पर आज भी मूलभूत सुविधा विकसित नहीं हो पाई है। तो वो पुराने अनुभव भी तो आप सामने रखिए, क्या उन जिलों के लिए आपने क्या किया? आज भी वहां पर जो है लोग परेशान हैं, उनको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज तक नहीं मिल पाया। तो इन जिलों को जो आप नए बना रहे हैं इसके लिए क्या करेंगे कि रोड मैप देना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर राम लुभाया कमेटी ने क्या कुछ कहा था वो आज तक लोगों के सामने नहीं आया है, और ललित पवार कमेटी ने भी क्या किया है वो भी लोगों के सामने नहीं आया है। तो आप स्पष्ट तौर पर अपना एजेंडा और विजन तो रखिए कि किसने क्या कहा और ऐसा क्यों करना पड़ा। जब तक ये चीजें सारी बाहर नहीं आएगी राहुल, एक कंफ्यूजन की, आंदोलन की, संघर्ष की, प्रदर्शन की स्थितियां बनी रहेगी। बीजेपी का ये तरीका भी रहा है। इसमें एक और बात ये भी देखने की राजेश खसेरा साहब की, इस पर हमें हैरान नहीं होना चाहिए। आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि कोई हैरान है इस बात से कि कमेटी में क्या था वो सामने नहीं आया, तो इस पर हैरान इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि बीजेपी का यही तरीका रहा। वो कभी पता ही नहीं पड़ पाता कि उनके फैसले के पीछे की जो पूरा एनालिसिस था आम जनता के सामने वो उस रूप में आ ही नहीं पाता। हाँ, एक फैसला आता है बाद में कि कुछ चीज़ों के आधार पर कुछ तय किया गया है, किन चीज़ों के आधार पर तय किया गया उसका स्पष्टीकरण
आता नहीं सामने, और बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट हमेशा बहुत बड़े बड़े फैसलों से लेकर केंद्र के और अब राज्य सरकार के फैसलों तक भी यही बात आ रही है। अटल जी, तो मैं पूछ रहा था राजेश कसेरा साहब से कि इस खबर की खबर क्या है, तो अब उनकी बात से ये मालूम हुआ कि खबर की खबर ये है कि भैया ये तो पूरी तरह सियासी फैसला इसमें निकल करके आ रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं पैनल पे। राहुल जी, एक बात सोचिए कि जब छोटी यूनिट ही बहुत प्रॉपर काम करती है। राहुल जी खुद ही बोल रहे थे कि अभी तक केकड़ी और बहुत सारे जिले उनमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नहीं डेवलप हो पाया। तो बेटर ये नहीं होगा कि भाई जहां पर भी मूलभूत सुविधाएं कम है उसको डेवलप किया जाए? और आप फिर एक और बात कि 50 ही क्यों, आप 19 क्यों, आप 70 क्यों नहीं कर देते, उसको 90 कर दो। मतलब अगर बनाने ही ये जिले तो हम भी घोषणा कर देते हैं। मतलब अगर यही एक तरीका है और लोगों को केवल बिना वजह खुश करना है, इससे बेटर है कि आप प्रॉपरली लोगों को सर्विस डिलीवर करने पर ध्यान दें। देखो पॉलिटिकली आज हमारा क्या पॉलिटिकल माइलेज होगा? अभी न तो कोई बड़ा चुनाव है आने वाले टाइम, अगले 4 साल तक न तो कोई बहुत बड़े चुनाव नहीं है आने, अब सामान्य चुनाव आएंगे। और अच्छा, बेसिकली इस तरीके से नहीं तो अटल जी, इस जिस तरीके से फैसले से घोषणा लाभ हुई, क्या होगा, उससे जरा आप सहमत हैं क्या? नहीं, इस पर इससे जरा कुछ सहमत हैं पॉइंटर्स क्या? के साथ बात कर लेते हैं, तो और ज्यादा मुझे लगता है कि आपकी भी बात क्लियरली जनता भी समझ पाएगी। कि कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से आप बताएं कि भाई इससे ये 3 बड़े फायदे होंगे इस फैसले से। देखिए, इस फैसले से जो बड़े फायदे ये होंगे कि जो रिक्वायर्ड जिले थे कि भाई जिनका हमको लगता है कि भाई राजस्थान है वो उतना अफोर्ड कर पाएगा रेवेन्यू मैटर्स को लेकर के, वो, और वहां पर वास्तव में जो कमेटी ने देखा कि वास्तव में वहां वो जिला बनने योग्य जगह है, तो वहां पर उन जगहों को एक बार के लिए चुन लिया गया। ये खत्म थोड़ी हो गया, ये तो प्रोसेस है। प्रोसेस के पार्ट पे एक बार वो डेवलपमेंट मूलभूत सुविधाएं उन सारे जिलों की हो जाएगी, तो फिर दोबारा से बैठ जाएंगे और चल ही रहा है ये डेवलपमेंट तो। लेकिन इशू ये है कि अभी जो कंप्लीशन है, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए जो ऑफिसर्स चाहिए, जो पैसे चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो स्टेट के पास होना चाहिए। और वो जो जिले बने वो प्रॉपर लोगों को सर्विस डिलीवर कर सके। तो ठीक है, उद्देश्य ठीक है, तो एक इसका लोगों को सर्विस लाभ आप ये डिलीवर कह रहे हैं करना ये होता है हुआ ना। कि सरकार के एक पास और एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं है, चीज- उसके लिए सरकार को ज्यादा फिर जो है परिश्रम इधर उधर से करना नहीं, पड़ेगा, उसकी जगह एक अब और राहुल जी कि देखिए ग्राम पंचायत और जिला परिषद है उसका पुनर्गठन की बात कही है। 95% पब्लिक का काम जो होता है वो ग्राम सेवक, पटवारी और तहसीलदार से, 95%, 5% लोगों को ठीक है। कलेक्टर और एसपी तक आना पड़ता है। ठीक है अटल तो जी, आप अनूप बहुत ठाकुर भी तरीके हमारे से साथ आगे जुड़ गए हैं, बढ़िए। कांग्रेस प्रवक्ता हैं अनूप जी, उनके पास में जाऊं उससे पहले मैं चाह रहा हूं आप मेरे सवाल के बचे हुए जवाब जो है वो आप दे दें कि भाई एक फायदा तो ये हुआ सरकार के पास जो रिसोर्स है उसके अंतर्गत अब काम हो पाएगा, अन्य फायदे क्या हैं? दूसरा ये कि हमारे जो ऑफिसर्स है, अनुभवी ऑफिसर्स है, उसका हम प्रॉपर से यूज कर पाएंगे। वरना इन जिलों में अलग तरीके से अलग अलग ऑफिसर्स लगाने पड़ेंगे जिनका कि बड़ा अनुभव नहीं है जिला चलाने का। वो एक फिर वो डिस्टर्बेंस ऑफ वही सर्विस डिलीवरी में इशू खड़ा हो जाएगा। दूसरा ये इशू आ जाएगा। तीसरा रेवेन्यू मैटर, ये जिले हैं इनके अंदर रेवेन्यूज किस तरीके से लाई जाएगी, ये कैसे अर्न करेंगे, उस रेवेन्यूज को कहां से लाएंगे, ये जिले सस्टेनेबल भी तो ये होने तीनों तो चाहिए। एक ही बात हो गई सर, ये केवल तो एक ही बात हो गई। इसमें सरकार के पास जो मैन पावर है, जो रिसोर्स है, उसी के इर्द गिर्द आपका ये जवाब है। लेकिन मैं अनूप ठाकुर से समझना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी ये फैसला लेकर के आई थी, कांग्रेस की पिछली सरकार, तब क्या उनके पास ये तमाम चीजें थी, क्या उनके पास प्लान था? अनूप जी आप इसका जवाब जरूर दें। जब पिछली आपकी सरकार आई थी तो क्या विजन क्या था उस वक्त आपका? विजन मैं कह रहा हूँ विजन मत बताइएगा, सॉरी विजन मत बताइए, विजन आपका बहुत बहुत भाषण वाला हो जाएगा। आपके पास कागजों में क्या तैयारी थी? आपके पास रिसोर्स अवेलेबल थे? क्या आपके पास मैन पावर थी? सारी तमाम तैयारियों के बाद हमने ये फैसले किए थे। और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी काम कर नहीं पा रही। एक वर्ष में इस डबल इंजन की सरकार ने जो फैसला लिया वो लिया जो जन विरोधी है।
आप देखिए, आप इसको इस तरीके से समझिएगा, भरतपुर से डीग की दूरी सिर्फ 38 किलोमीटर की, लेकिन इन्होंने उसको बरकरार रखा। अब आप देखिएगा, सीकर से नीमका थाना की दूरी 85 किलोमीटर, वो इनको स्वीकार नहीं। मैं समझ नहीं आ रहा अभी क्या हो रहा है। गंगानगर से अनूपगढ़ की दूरी 122 किलोमीटर। तकलीफ किनको होती है? अब आप जालोर से सांचौर की दूरी 135 किलोमीटर। तो आम आदमी को जो प्रशासनिक कार्य के लिए इतनी दूरी तय करके जाना पड़ता है, तो उसको तकलीफ होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ नहीं होती। तो उन सबको दृष्टिगत रखते ठीक हुए है। ये फैसले किए गए ठीक है थे अनूप जी, कि आप देखो, देर से चर्चा में जुड़े, मैं और आपको सुनना चाह रहा था, बस समय इतना ही है। रमेश ठाकुर जी से और मैं बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन समय आज इतना ही है। राजेश कसेरा साहब हमारे पास। फिलहाल आप चारों लोग का बहुत शुक्रिया। खंडेलवाल साहब शुक्रिया, ठाकुर जी आपका शुक्रिया, राजेश कसेरा साहब का भी शुक्रिया, और रमेश ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। सबसे बड़े मुद्दे में आज जिलों पर जंग की हम लोग बात कर रहे थे। अलग अलग राय सामने आ रही है, धीरे धीरे अब अन्य परतें भी खुलेंगी, दोनों तरफ का पक्ष और क्लियरली सामने आएगा। नज़र हम बनाए रखेंगे। फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।